एहसान लेना पसंद नहीं करती थी और यही काम उसके लिए एक इनकम का जरिया था। आरोही इस बात से अनजान थी कि उसका पति विक्रम और अनन्या भी इसी होटल में मिलने वाले थे। आरोही ने मोहित से पेशेंट का रूम नंबर पूछा तो मोहित ने बताया कि वो 502 में रुके हुए हैं। दोनों सीधा पेशेंट के पास गए। अपने काम में एक्सपर्ट आरोही ने अच्छी तरह से पेशेंट की ट्रीटमेंट की। इंजेक्शन के लगते ही पेशेंट की हालत में थोड़ा सुधार आया। तुम इतनी रात को इस आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही हो? नहीं सर, हर कोई एक जैसा नहीं होता और न ही एक ही मकसद से कहीं आता है। आप जो यहाँ करने आए थे, मैं वो करने तो यहाँ बिल्कुल नहीं आई थी। आरोही के मन में कई बातें चल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले बैठकर मेरे साथ खाना खा रहे थे और अभी मेरी बहन के पास आ गए। उसे बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि उसे पता था कि विक्रम से सफाई मांगने का उसके पास हक बिल्कुल नहीं है। वहां खड़े मोहित और अनन्या ये देखकर दंग रह गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही के लिए राजवीर इतना कंसर्न क्यों हो जाता है। मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। इतनी चोट भी नहीं आई है मुझे कि मैं खुद चल ना पाऊँ। विक्रम आरोही की बातों को अनसुना करते हुए कार पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता गया। विक्रम को गाड़ी की तरफ आता देख ड्राइविंग सीट पर बैठी लेडी स्वर्णा ने कार का डोर अनलॉक कर दिया। स्वर्णा भी विक्रम की ड्राइवर थी। विक्रम आरोही को कार के बैक सीट पर बैठाकर उसके पैर में लगी चोट को देखने लगा। आरोही विक्रम की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए विक्रम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार बताया है कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट लागू है तुम्हें उसी हिसाब से रहना होगा। आज से, इनफैक्ट अभी से तुम जहां भी जाओगी मुझे बताकर जाओगी। आप मेरे फ्रीडम को मुझसे छीन रहे हैं। मैं इस तरह गुलामी नहीं कर सकती। अब चाहे कॉन्ट्रैक्ट में आपने कितने भी क्लॉज लगाए हों, मैं नहीं मानने वाली, क्योंकि मैं कल ही आपसे डिवोर्स ले लूंगी। वैसे भी आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाले थे ना, तो अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आरोही की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने खुद उस पेपर पर साइन किया था जिसमें यह भी मेंशन था कि अगले 100 दिनों से पहले तुम तलाक नहीं ले सकती हो। विक्रम की बात सुनकर आरोही को गुस्सा तो आया, लेकिन विक्रम को पहली बार हंसता देखकर आरोही सब भूल गई और उस चेहरे की हंसी में जैसे कहीं खो गई। आरोही अपने ख्यालों में थी, तभी कार का दरवाजा अचानक बंद होने के कारण आरोही का ध्यान टूटा। विक्रम कार के बाहर से स्वर्णा को बोला कि वो आरोही को घर ड्रॉप कर दे। कार अब होटल की वीआईपी पार्किंग से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ आरोही के होटल से जाने के बाद भी मोहित और अनन्या वहीं होटल में खड़े थे। अनन्या का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। अनन्या मोहित की किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहां अपने होटल के कमरे में आई और मोहित के मुंह पर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर जाकर बैठ गई। तभी अनन्या के फोन पर राजवीर का कॉल आया। कॉल पिक करके वो जल्दी से बोली, कहाँ चले गए थे? मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम वापस घर चली जाओ। ये सुनते ही अनन्या चिढ़ गई। उसे इस बात का यकीन होने लगा था कि आरोही और राजवीर के बीच कुछ तो चल रहा है। अनन्या ने अपने फोन से शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को कॉल लगाया। वो इस गैंगस्टर से न्यू ईयर की पार्टी पर मिली थी और उसके साथ अनन्या की अच्छी पहचान थी। गैंगस्टर के कॉल पिक करते ही अनन्या ने कहा, तुम्हारे लिए काम है, लेकिन 20 लाख रुपए लगेंगे। वो लड़की अब विक्रम की वाइफ है। ऐसे में उसकी वाइफ को मारने का रिस्क लूंगा तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। 10 लाख से ज्यादा नहीं दूंगी। काम हो जाने पर मुझे कॉल करना। इतना बोलकर अनन्या ने आगे का प्लान बताकर फोन काट दिया। अगली सुबह आरोही जब फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि विक्रम का स्टडी रूम खुला था। विक्रम के स्टडी रूम में जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। बिना किसी काम के चरण भी वहां नहीं जाता था। ऐसे में कमरा खुला देखकर आरोही को लगा कि विक्रम आ गया होगा, इसलिए वो स्टडी रूम की तरफ गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वहां चेयर पर एक नेकलेस पड़ा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा आरोही को उसकी माँ ने दिया था। वो नेकलेस उसके बर्थडे वाली रात वाले हादसे के बाद से नहीं मिल रहा था।
बिल्कुल वैसा ही नेकलेस देखने के बाद आरोही उसे ठीक से देखने के लिए स्टडी रूम के अंदर जाने लगी तो चरण ने उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया और बोला, ऐसे आपका हाथ पकड़ने के लिए माफी चाहता हूँ मैडम, लेकिन सरकार के इस कमरे में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। आप क्यों उनके गुस्से का शिकार होना चाहती हैं? चरण ने अभी अपनी बात पूरी की ही थी तभी आरोही के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आरोही, मैं बोल रही हूँ अनन्या, तुम्हारी माँ घर आ गई है और बार बार तुम्हारा नाम लेकर तुमसे मिलने की जिद कर रही हैं। अगर हो सके तो तुम जल्दी घर आ जाओ। वो भागकर बाहर गई। उसे लगा कि जितनी जल्दी वो अपनी माँ के पास पहुंच जाए, इसलिए जैसे ही उसे अपने घर के बाहर एक कैब दिखी वो बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही आरोही ने देखा कि ड्राइवर उसकी तरफ देखकर एक भयानक हंसी हंस रहा था और अगले ही मिनट उसने एक रुमाल पर केमिकल डालकर आरोही के नाक पर रखकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद ड्राइवर उसे एक पुराने खंडहर में ले गया जहां रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। कुछ देर बाद आरोही के मुंह पर एक जग पानी फेंकते हुए उसे होश में लाया। कितने टाइम से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। पागल हो गए हो तुम? क्योंकि तुम शायद भूल गए हो कि अब मैं किसकी बीवी हूँ। उस बीमार इंसान से मुझे क्या डरना। अब मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। उसने कुछ सोचकर नाटक करते हुए गैंगस्टर से कहा, देखो मैं अभी मरना नहीं चाहती, इसलिए मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे हाथ खोलोगे तभी तो मैं तुम्हारी बात मान पाऊंगी। आरोही के मुंह से ये बात सुनकर गैंगस्टर खुश हो गया और उसने आरोही के हाथ पैर खोल दिए। हाथ पैर खोलते ही चुपके से पर्स से एक्यूपंक्चर का इंजेक्शन निकालकर गैंगस्टर के पेट में लगा दिया। इंजेक्शन के लगते ही गैंगस्टर जमीन पर गिर गया। अपने बॉस को ऐसे बेहोश देखकर वहां उसके साथ खड़े दो गुंडे आरोही पर हमला करने दौड़े, पर आरोही ने खुद को बचाते हुए उन दोनों को भी इंजेक्शन लगा दिया। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और पुलिस का नंबर डायल किया। बेहोशी की दवा जो गैंगस्टर ने उसे सुंघाई थी और चाकू लगने की वजह से आरोही खुद को संभाल नहीं पाई और पुलिस से कॉल कनेक्ट होने से पहले वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। विक्रम अपनी गाड़ी में बैठकर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था। इस मीटिंग के लिए विक्रम ने 2 साल तक लगातार मेहनत की थी। गोल्डन ग्रुप, जिसके साथ वो मीटिंग के लिए जा रहा था, भारत के सबसे बड़े वेंचर कैपिटल ग्रुप्स में से एक था। मीटिंग से ठीक 3 मिनट पहले विक्रम गोल्डन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंच चुका था। विक्रम गाड़ी से उतरने ही वाला था कि एकदम से उसका फोन बज उठा। उसे चरण का कॉल आ रहा था। उसने उसका कॉल तुरंत उठा लिया। जो भी है जल्दी बताओ, मीटिंग के लिए लोग वेट कर रहे हैं। सरकार, ये आरोही मैडम के बारे में है। दरअसल उन्हें एक कॉल आया था तो वो जल्दबाजी में घर से निकल गई। मुझे लगा कि वो अपने किसी पेशेंट की इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए गई होंगी, पर काफी देर तक जब नहीं लौटी तो मैंने उनके क्लिनिक जाकर पूछा, मगर वहां तो पता चला कि ऐसी कोई इमरजेंसी थी ही नहीं। मैंने तुरंत आरोही मैडम को कॉल किया, लेकिन उनका फोन तब से नॉट रीचेबल आ रहा है। मैंने उनकी लास्ट लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की तो किसी वेयरहाउस की लोकेशन बताई। सर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है। मुझे लगता है मैडम। इससे पहले कि चरण अपनी बात पूरी कर पाता, विक्रम ने स्वर्णा से कहा, गाड़ी घुमाओ, और फोन पर कहा, चरण मुझे वेयरहाउस की लोकेशन भेजो। कहकर उसने कॉल काट दिया। विक्रम तुरंत गाड़ी से उतरा और लात मारकर वेयरहाउस का दरवाजा तोड़ दिया। स्वर्णा भी उसके पीछे गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि आरोही एक लाश की तरह वहां जमीन पर पड़ी है। उसके आसपास 3 और लोग बेहोश पड़े हैं। वो सीधा उसके पास गया और उसका सर अपनी गोद में रख के सबसे पहले उसने उसकी हार्ट बीट चेक की। यहाँ का माहौल देखकर तो किडनैपिंग लग रही है सर। विक्रम की नजर एक्यूपंक्चर की सुइयों पर पड़ी। लगता है आरोही ने अपने आप को बचाने के लिए ये सुइयां इन गुंडों को चुभा दी, पर किसी चीज के वार से वो बेहोश हो गई। पर कोई आरोही को किडनैप क्यों करेगा? जल्दी से जल्दी गाड़ी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। जैसे ही स्वर्णा फर्स्ट एड किट लेकर आई, विक्रम ने तुरंत आरोही के हाथ पे लगा घाव साफ किया और उस पर दवाई लगाई। उसके बाद वो आरोही को उठाकर गाड़ी की तरफ ले गया। उसने आरोही को पिछली सीट पर लेटाया और खुद उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया।
आरोही ने उसे कस के पकड़ लिया और बेहोशी में कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी छोड़ के मत जाना।